हेलो सर, शुरू करिए। यस मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। सर। थैंक यू मैम। नहीं नहीं। तो कल हम लोग वीडियो इंस्टॉलेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे, और वीडियो इंस्टॉलेशन के कुछ कैरेक्टर्स, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, वे सब कुछ हम लोग डिस्कस किए। कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजर सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, जो कि कहीं कई सारे हद तक जो कॉन्सेप्चुअल आर्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे डिपेंड करता है, उसी पे निर्भर करता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, देखिए उसमें सबसे खास बात यही है, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो इंस्टॉलेशन हो, चाहे वीडियो इंस्टॉलेशन हो, चाहे वो परफॉर्मेंस आर्ट हो, ठीक है। पहला ये एक कॉन्सेप्ट, दूसरा ये स्पेक्टेटरशिप, ठीक है, और तीसरा इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, ठीक है ना। कॉग्निटिव पे क्या हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं, किस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन। क्योंकि मैंने कल डिस्कस किया था, आर्टिस्ट कम्युनिटी जो होती है, ठीक है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी होती है, जो कि आगे आती है, अपनी अकाउंटेबिलिटी को तय करती है, ऑनरशिप लेती है, ठीक है, चीज़ों को, जो भी हमारे सोसाइटी के इश्यूज होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, उनके बारे में अपने आर्ट वर्क के थ्रू बातचीत करती है, उन चीज़ों को अपने आर्ट में डिपिक्ट करती है, पोर्ट्रे करती है, ठीक है। और इसलिए जो है वो हमेशा ये उम्मीद करती है कि इसका एक जो है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सोसाइटी में एक बड़े पैमाने में पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ, ये एक उम्मीद जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जो शिफ्ट, बिहेवियरल शिफ्ट लाने का एक जो योजना है, ठीक है, ये के टर्म, तो ये तीन चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अब इन तीन चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एक्सपेंशन है, नई टेक्नोलॉजी आती गई, आर्टिस्ट जो है हर हमेशा से जो है अपने आर्ट में इनोवेटिव फैक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, आर्ट में एक नयापन लाने के लिए, अधिकतर लोगों तक अपने आर्ट के बारे में, आर्ट को की पहुंच को बनाने के लिए वो अलग अलग चीज़ों को ढूंढता है। अब जब टेक्नोलॉजी जो है एक टॉक ऑफ द टाउन जब ये हुआ, इनिशियल अर्ली जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन था, स्पेशली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक एज चल रहा था, ठीक है। तो आर्टिस्ट, जब ये बहुत ज़्यादा बातचीत का एक विषय हुआ करता था, तो आर्टिस्ट भी इस तरफ झुका, और टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें उनको मिलती गई, उनको वो यूज़ करने लगा अपने आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो जब टेलीविज़न आया, ठीक है, टेलीविज़न के साथ साथ जब कैमरा आया, ठीक है, तो वो शिफ्ट हुआ, है ना। टेलीविज़न आया, चीज़ों को कैमरा होने की वजह से रिकॉर्ड किया, टेलीविज़न पे का यूज़ करके उसको मास लेवल पे जाके ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती रही, उन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो भी कैमरे से रिकॉर्डेड वीडियोस थे, उनके साथ वो टेम्परिंग किया, उसको कभी उसका स्पीड बढ़ाया, कभी स्लो किया, कभी कुछ अलग ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, कभी लेयरिंग किया, ठीक है, मिरर इमेज किया। तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ों को उन्होंने अपने वीडियो के थ्रू स्थापित किया। इंस्टॉलेशन है ना, तो वीडियो इंस्टॉलेशन की एक यही कहानी है, जो कि आज के समय में आते आते, जब हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर्स हैं, जब हमारे पास चीज़ें खुल गई हैं, नाउ वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो मेनी टूल्स, ठीक है। हम किसी भी तरीके का चीज़ों का जो है क्रिएशन कर सकते हैं, माइंड में हम जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे एक आर्टिस्ट के जो है कॉग्निशन में जो भी कुछ आता है, जो भी कुछ वो इमेजिन करता है, ठीक है, जिस उसकी इमेजिनेशन में जो इलस्ट्रेशन बन रहा होता है, उस इलस्ट्रेशन को जो है वो 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, 4 डायमेंशन में, ठीक है, वो इजली प्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे विकास एक आ रहा है, इसके जो उद्भव है, उसके हिसाब से उसने एक्सपीरियंस को भी डिफरेंट तरीके से इंश्योर किया है, ठीक है।
अब देखिए जो हमारे पास जो है थ्री डी मूवीज जो एक पिछले 10-15 साल से कल्चर रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस कि आप उसको इस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 4K चीज़ें हैं, ठीक है ना, 4K वीडियोस हैं, वो इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो जब एक्सपीरियंस बढ़ता गया टेक्नोलॉजी की हेल्प से, तो आर्टिस्ट के पास जो ऑप्शंस थे, जो उसका जो कॉग्निटिव स्टेट था, उसने जो कुछ उसको बोला, ठीक है, उसके साथ जो ट्रांसमिट किया, ठीक है, तो आर्टिस्ट ने उसको अडॉप्ट किया और उसने उसको परफॉर्म किया अकॉर्डिंगली, ठीक है। एक ये हिस्सा हो गया। अब रही बात हमारी जो है परफॉर्मेंस आर्ट की। परफॉर्मेंस आर्ट को अगर मैं सम अप करूं, ठीक है, तो जो भी कुछ विजुअल्स हैं, जो हम एक्शन के साथ इमोशंस को एक्सप्रेस करना बेसिकली, ठीक है ना। और चाहे तो आर्टिस्ट खुद परफॉर्म कर रहा हो, चाहे तो वो अलग अलग लोगों की हेल्प ले रहा हो, मतलब एक्सटर्नल बॉडीज की हेल्प ले रहा हो, वे लोग परफॉर्म कर रहे हो, मतलब परफॉर्मर्स, ठीक है। उनके थ्रू थ्रू कुछ वो व्यक्त करना चाहता हो, कोई एक कहानी है जिस कहानी को वो बयां करना चाहता है, ठीक है। इन दैट टाइम जो है, जो एक आर्ट की क्रिएशन हो रही होती है, उसको हम कैटेगराइज करते हैं परफॉर्मेंस आर्ट के नाम से, ठीक है। ये जो परफॉर्मेंस आर्ट होता है, इसमें टाइम स्पेस दो चीज़ें बड़े महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये एक टाइम बेस्ड आर्ट फॉर्म होता है, जो कि टिपिकली जो लाइव प्रेजेंटेशन होता है ऑडियंस के सामने, में बी रिकॉर्डेड, बट एट द टाइम जब वो कैमरे से रिकॉर्ड होता है, तो एक्सपेरिमेंट भी बहुत होने हुए हैं, ठीक है, वन शॉट एक्सपेरिमेंट, ऐसे भी चीज़ें हुई हैं। मोस्टली परफॉर्मिंग आर्ट में जो है एडिटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। और जो आर्टिस्ट होता है वो स्पेस का यूज करने के साथ साथ जो दूसरे डोमेन की आर्टिस्टिक चीजें अवेलेबल है, जैसे कि एक्टिंग, पोएट्री, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, ठीक है ना, इन चीज़ों का भी हेल्प लेके वो जो जो भी उसको मैसेज जो है कम्युनिकेट करना होता है, वो करने की पूरी कोशिश करता है। वो रिकॉर्डेड होता है और कई बार लाइव होता है, ठीक है। उसके लिए वो मीडिया में जो भी टूल्स, गैजेट्स, डिवाइसेस, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ट्रांसमिशन की अवेलेबिलिटी, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उन चीज़ों का वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस आर्ट के इमर्जेंस की जब हम बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस आर्ट की और वीडियो इंस्टॉलेशन की, दोनों का इमर्जेंस जो है ना पैरेलली हुआ है, ठीक है ना। 1960-70 के बीच में जो है आपका टेलीविज़न धीरे धीरे जो है घरों में अपना एक स्थान लेने लगा, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। तो जैसे जैसे टेलीविज़न जो है फर्नीचर का एक हिस्सा हुआ, वीडियो इंस्टॉलेशन हुआ। वीडियो इंस्टॉलेशन में जब व्यक्ति ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उनकी वो लोग पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो कुछ हद तक उसको जो है वीडियो इंस्टॉलेशन के तौर पे डिफाइन किया गया, और कहीं 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 जो है वो परफॉर्मेंस आर्ट के तौर पे भी उसको जो है डिफाइन किया गया। तो ये जो अर्ली 70s था, 1970s था, इस समय जो है एक जनरल टर्म था, ठीक है, जिसमें जो हैपनिंग्स होते थे या बॉडी एक्शन हुआ, बॉडी आर्ट हुआ, कुछ इवेंट्स के में जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता था, एक्सपीरियंस होता था, ठीक है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है। इसका आइडिया जो है ना, जिस चीज़ से आया उसको एक टर्म देते हैं, गोरिल्ला थिएटर। गोरिल्ला वार एक टर्म आपने सुना होगा, उसी चीज़ से ये एक इंस्पायर्ड टर्म है परफॉर्मेंस आर्ट में, गोरिल्ला थिएटर, ठीक है। इसमें क्या है कि जो चीज़ें परफॉर्म हो रही है, जो चीज़ें एक एक्टर एक्ट कर रहा है, जो एक्शन है, जो जो भी भावाभिव्यक्ति हो रही है, ठीक है, उसको लेके जो ऑडियंस है, ठीक है, जो लिसनर है, जो व्यूअर है, वो क्या फील कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, उस ऑडियंस की भावाभिव्यक्ति क्या है, उन चीज़ों को रिकॉर्ड कर, ठीक है ना। या फिर एक तो ये हो गया, दूसरा हिस्सा इसका ये है, आपने आज के समय में आप लोग अगर अवेयर होंगे, तो एक टर्म है मॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, मॉब डांस,
ठीक है ना? आप लोग जानते हैं इसमें क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? नहीं जानते, सुना है बस सर। नहीं सर। नहीं जानते? तो देखिए, आप लोगों ने कई बार यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कई बार आप लोगों ने कुछ वीडियोस, जो सडनली वीडियोस आ जाते हैं, देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि एक भीड़ में से कुछ एक आदमी आता है, एक पोर्टेबल साउंड सिस्टम लेके, ठीक है, और उस भीड़ के किसी एक हिस्से में, सेंटर में उस साउंड सिस्टम को रखता है। सडनली म्यूजिक, लाउड म्यूजिक जो है प्ले होता है। लोग, जो भीड़ होती है, वो इधर उधर देखती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक सरप्राइजिंग सिचुएशन में आती है, एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है। सडनली जो है दो परफॉर्मर आते हैं, दे स्टार्टेड डूइंग सम एक्शन, सम स्टेप्स ऑफ डांस, ठीक है ना? फिर धीरे धीरे उस उन दो लोगों या एक लोग को भीड़ में से ही कुछ लोग और आके ज्वाइन करते चले जाते हैं, ठीक है ना? और इस तरीके से वो एक 10 मिनट 15 मिनट का डांस परफॉर्मेंस कर देते हैं। ठीक है, ये एक मॉब डांस हो गया। अब वो जो भीड़ में से निकल के आके लोग जो ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ना, तो 99% ये होता है कि वो लोग पहले से प्लान्ड होता है। कहीं कहीं रेयरली ऐसा होता है कि मतलब जो लोग उस ग्रुप के हिस्सा नहीं होते वो लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो ये मॉक परफॉर्म जो गोरिल्ला जो एक थिएटर है, वो भी ऐसे ही है कुछ, ठीक है। स्पेशली जो स्ट्रीट प्ले है उसमें इस चीज का ज्यादा यूज हुआ है, ठीक है। जिसमें क्या है कि जो एक्टर होता है, ठीक है, वो जो परफॉर्म कर रहा होता है सेंटर ऑफ द स्टेज, ठीक है, वहां से जो परफॉर्म करने वाला एक्टर होता है, वो एक संबंध, एक वाक्य, जो कन्वर्सेशन होता है, उसको स्थापित करता है समवन फ्रॉम द मॉब, ठीक है, उस भीड़ में से, उन ऑडियंस के बीच में से किसी के साथ स्थापित करता है। कोई होता है उस भीड़ में से जो उनको रिस्पॉन्ड करता है। वो जो होता है वो प्री प्लान्ड होता है, वो प्लान्ड होता है, कोई सडन व्यक्ति नहीं होता, ठीक है ना, वो उनके उस ग्रुप का हिस्सा होता है। तो उसका ये, इसका जो पर्पस होता है, पर्पस ये है कि जो ऑडियंस है उसको ये महसूस हो कि उस ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक बंदा जो कि उसी के ग्रुप का हिस्सा है, जो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उसको यह एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी के लोगों को, भीड़ को, कि जो हमारे भीड़ से निकल गया है, ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्फ, ठीक है। वो हम लोगों का नेतृत्व कर रहा है, हम लोगों में से ही कोई है। उससे उनको अपनापन लगे, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो स्वयं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, उनके बगल वाला व्यक्ति जो खुद जो है दूसरे समूह का, जो परफॉर्म करने वाला समूह होता है, उस समूह का हिस्सा होता है। लेकिन बावजूद इसके उनको यही लगता है कि वो मेरे बगल में खड़ा था, मेरे मेरे पास से गया है, वो हम लोगों में से ही कोई है, ठीक है। जब बात जब आपको कुछ बात कम्युनिकेट करना होता है, और जब आप उनको इस चीज के लिए आश्वस्त करते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं, हम कोई बहुत अलग दुनिया से नहीं आए, हम आप ही में से, हम आपको समझते हैं, आपकी समस्याओं को हम जानते हैं, क्योंकि हम भी, वो समस्याएं मेरी भी हैं, ठीक है। तो ऑडियंस को भी ये समझ में आता है कि ही इज समवन फ्रॉम आवर सेल्फ इन आवर कम्युनिटी, सो ही इज टॉकिंग अबाउट विच एवर वट एवर कंसर्न, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम आवर सेल्फ, फ्रॉम आवर ओन कम्युनिटी, ठीक है। तो वो जो मैसेज का इम्पैक्ट होता है ना, वो सटीक पढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। वहां पे आप आर्टिस्ट जो होता है, या फिर कोई कमीशन किया हुआ, तो कमीशन या गवर्नमेंट जो भी है, जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उसमें, तो उनका जो ये अंतिम लक्ष्य होता है ना कि कॉग्निशन इम्पैक्ट डालना, डिसीजन या फिर बिहेवियरल शिफ्ट लेके आना, तो उसमें उनको बहुत हेल्प मिलती है, उस तरीके की विचारधारा को बिल्ड करने में उनको बहुत हेल्प मिलती है। इस वजह से गोरिल्ला वाला एक थिएटर है जिसको यूज किया गया। तो परफॉर्मेंस आर्ट में ना, गोरिल्ला थिएटर के साथ साथ जो इवेंट्स हैं, उस इवेंट्स निकाल के कुछ भी चीज, कोई एक्शन, कुछ बॉडी आर्ट करना। बॉडी आर्ट भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मॉडल्स को आर्टिस्ट जो है उनकी बॉडी पे पेंट कर देते हैं, ठीक है ना, टू कम्युनिकेट समथिंग, ठीक है। कुछ भी हो रहा है, उन चीज़ों को जो है एक
डाइवर्सिफाइड स्टाइल में रिकॉर्ड करना, उसको परफॉर्म करना, ठीक है ना। तो ये ये सब चीज़ें जो है अर्ली 1970s में स्टार्ट हुआ, जो कि 80s तक चला, ठीक है। इनमें से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आज भी चलती हैं, जैसे कि बॉडी आर्ट वगैरह, आज बहुत कम है लेकिन है, ठीक है। तो ये है ना। और एक लॉरी एंडरसन करके जो है परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने इस चीज को लेके ज्यादा, मतलब उनके जो वर्क थे, उनके जो परफॉर्मेंस आर्ट था, वो रिचुअल्स जो थे उन चीजों से ज्यादा रिलेटेड थे, ठीक है। स्पेशली उन रिचुअल्स में जहाँ पे ह्यूमन खुद इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। जैसे कि कुछ रिलीजियस स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। हर रिलीजन में होता है ऐसी चीजें। तो उन चीजों को परफॉर्म करते थे। और कई बार जो अवेयरनेस थी, जैसे 1990s में रॉन एथी करके एक परफॉर्मेंस आर्ट थे, वो एक्टिविस्ट भी थे साथ के साथ। तो उन्होंने एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो क्या बोलते हैं, एनजीओ के साथ मिल के जो HIV पॉजिटिव जो स्टार्ट हुआ था, उसको लेके एक परफॉर्मेंस किया था, जिसमें उन्होंने बताया था जो कॉस्मेटिक सर्जरी हम अपने बॉडी में कराते हैं, ठीक है। इनिशियल फेज में जो HIV पॉजिटिव जो था ये, और कुछ और भी जो डिजीज थे, उनका रीजन जो है कॉस्मेटिक सर्जरी। आज की डेट में कॉस्मेटिक सर्जरी काफी डेवलप्ड है, ठीक है। तो अभी वो सारी चीजें नहीं, आज के समय में वो रिलेवेंस नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। लेकिन उस समय एक परसेप्शन था, जितना देखिए, जितना साइंस ने जाना होगा, जितना वो बताएगा, उस समय के हिसाब से आप वही परस्यू करें, ठीक है। तब साइंस ने बताया था, आज साइंस कुछ और बता रहा है। तो जैसे जैसे इन्वेंशन होगा, जैसे जैसे रिसर्च हमारा जो है इवॉल्व होगा, वैसे वैसे हमारी नॉलेज बढ़ेगी। और जो भी लोग इन चीज़ों के प्रति गंभीर समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और बातचीत करना चाहते हैं, वो उनको पिक करेंगे और उस स्टेज में वैसे ही पिकअप करेंगे। तो जो रॉन एथी थे, वो परफॉर्मेंस आर्ट थे, तो उन्होंने 90s में इन चीज़ों को कलेक्टिवली जो है परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने अपने, मैंने कहा ना, बॉडी रिचुअल्स, तो वो खुद जो है जो परफॉर्मर्स थे उनके साथ वो चीज़ों को रिएक्ट कराते थे, है ना। जैसे कि आपने अभी कल जो स्लाइड देखा था, उसमें पेटा का जो मूवमेंट है वीगन होने का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि पेटा जो है परफॉर्मेंस कराता है, जो पेटा के वॉलंटियर्स होते हैं, वे लोग जो है उस तरीके से एक्ट करते हैं जैसे कि एक कसाई जो है किसी भी जानवर को उसको वो करता है, उसके पीसेस बनाता है, ताकि वो फर्दर फूड डिशेस बनाने के काम में आए। तो वो परफॉर्म करते हैं। उस समय वो सब कुछ आइडेंटिकल होता है, सब कुछ सिंबॉलिक होता है, वो खुद को काट नहीं देते। तो वैसे ही जो रॉन थे, रॉन ने भी उस तरीके से ही अपने आप को इन्वॉल्व किया, कुछ परफॉर्मेंस को इन्वॉल्व किया, उनकी ह्यूमन बॉडी को इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो एक ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था परफॉर्मेंस के आर्ट के संदर्भ में, जब इसके प्रति लोगों की जो एक मास में एक बड़ा तबका था, एक बड़ी पॉपुलेशन की जब अवेयरनेस इसको लेके ज़्यादा बढ़ी, ठीक है। जहाँ से कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस आर्ट जो है पॉपुलराइज हुआ। देखिए, इन सब के बावजूद भी बहुत कम ही डेवलप्ड कंट्री, या फिर हम नॉट एग्जैक्टली डेवलप्ड कंट्री, देयर आर सम कंट्रीज, रीजन्स, कम्युनिटी, जो कि मुद्दों को लेके ना, सामाजिक मुद्दों को लेके ज़्यादा अवेयर है, ज़्यादा सेंसिबल है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस आर्ट वहीं तक आज भी सीमित है, ठीक है। इंडिया जैसे कंट्री में उतना पॉपुलराइज नहीं हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। तो परफॉर्मेंस आर्ट में, में यही है। और जब हम इसमें टेक्निक की बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो थिएटर की ज़्यादातर टेक्निक, जो स्किल्स हैं, ठीक है, वो सारी जो स्क्रिप्ट है, जो
जो तरीके हैं रिकॉर्ड करने के, वो सारे जो टूल्स अवेलेबल है, कैमरा है, जो भी गैजेट्स अवेलेबल होता है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल परफॉर्मेंस आर्ट में रिकॉर्डिंग के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है। अगर हम कुछ पॉपुलर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट की बात करें, तो सबसे पॉपुलर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है मरीना मरीना अब्रामोविक। ठीक है ना। यूगोस्लाविया की रहने वाली है ये। इनके कई सारे वर्क रिदम नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना। और मरीना ने जो भी परफॉर्मेंस किया है उसमें जो ज़्यादातर उनका ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता था कि जो ह्यूमन नेचर होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर होता है चीज़ों के प्रति, स्पेशली जब हिंसात्मक पक्ष की बात करते हैं, तो वो क्या है। ठीक है। उनका एक बहुत पॉपुलर परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है ना। और सेवन आई आईज पीसेस नाम से। ठीक है ना। अच्छा, उनका उनका जो फोकस होता था लेके, तो वो मतलब बेसिकली जब परफॉर्म कर रही होती है तो वो उस, हाँ, क्या नाम बताया आपने परफॉर्मेंस का? मरीना एब्रामोविक, MARINA। परफॉर्मेंस का सरनाम क्या था? हाँ, परफॉर्मेंस का सरनाम बताया आप अभी। अच्छा, परफॉर्मेंस का नाम जो उनका देखिए, उनका रिदम सीरीज है, एक बहुत लंबा चला था, एक लगभग 1 साल तक इन्होंने चलाया था। और उनका सेवन इजी पीसेस नाम से 2005 का एक परफॉर्मेंस था। ठीक है। उस परफॉर्मेंस को लेके ज़्यादा एक बस क्रिएट हुआ था। ठीक है। क्योंकि जो ये मरीना जो थी, इनका ज़्यादातर जो फोकस होता था, मैंने कहा ना, हिंसात्मक पक्ष जो होता है ना, कॉमन ह्यूमन बिहेवियर का, उस चीज़ को लेके इन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया था। उसमें ये अपने बॉडी को, लोगों को अलाउ करती थी कि वे उनके बॉडी को पेन दे। ठीक है। ब्लड तक निकाल देते थे लोग जब वो परफॉर्म करते थे। ठीक है। नाउ वो ये रियलाइज कराना चाहती थी कि एक व्यक्ति कितना बर्दाश्त कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है। ठीक है। तो यही था, लोग पिन चुभोते थे वहां पे, जैसे कि वो एक जगह बैठती थी। ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत सीरियस और संवेदनशील जो है इनका परफॉर्मेंस है ये वो एक चेयर में बैठती थी, मोस्टली ब्लैक आउटफिट में बैठती थी, और उनके सामने की टेबल पे बहुत सारी चीजें होती थी। पिन्स होते थे, पेन होते थे, नाइफ होता था, वो सारी चीजें जिससे एक व्यक्ति को चोट पहुंचाई जा सके। ठीक है। एक परफॉर्मेंस में उन्होंने लोडेड पिस्टल भी रखा था, रिवॉल्वर भी रखा था। ठीक है ना। तो बात ये था कि वो बॉडी रहती थी, वो रिएक्ट नहीं करना है उनको, वो बिल्कुल उनको अपनी बॉडी को मूव नहीं करती थी, स्टिल रखती थी। ठीक है। अब लोग आते थे, छोटी सी चीज से स्टार्ट करते थे, कोई बड़ा चीज उठा लेता था। ठीक है। रिवॉल्वर लेके डराना, पिन चुभोना, नाइफ से स्क्रैच करना बॉडी पे, कपड़े तक लोग कट कर देते थे, सीजर भी होता था, कपड़े कट करते थे। तो वो उस लेवल तक जाता था, वो 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा स्टिल बैठे रहते थे। ठीक है। और बैठे रहने के बाद जब उनका परफॉर्मेंस खत्म होता था, तब वो इंटरव्यू देती थी। पानी रखा होता था, अलग अलग तरीके के लिक्विड, एडिबल लिक्विड होता था जो उनके ऊपर डाल देते थे लोग। ठीक है। तो वो परफॉर्मेंस के बाद वो एक्सप्रेस करके बताते थे कि नॉर्मल ह्यूमन, किसी भी ह्यूमन को अगर छोड़ दिया, फ्रीडम दिया जाए ना, कि वो कुछ भी कर सकता है किसी के साथ, तो वो कुछ भी करने के लिए किस हद तक जा सकता है। ठीक है ना। तो ये उनका बेसिकली ये चीज वो समाज को दर्शाना चाहते थे अपने परफॉर्मेंस आर्ट से। ठीक है ना। और परफॉर्मेंस आर्ट की भी
वीडियो इंस्टॉलेशन, और मैंने बताया कि तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं: ह्यूमन कॉग्निशन, कॉन्सेप्ट, ठीक है, और तीसरा क्या बताया था? कॉन्सेप्ट, ह्यूमन कॉग्निशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट भूल गया मैं एकदम, याद। तो ये जो तीन चीजें इसमें भी है, ठीक, वैसे ये तीन चीजें हैं जिसमें जो एक रिलेशनशिप है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो वो पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल थ्री मीडियम्स ऑफ आर्ट: इंस्टॉलेशन, वीडियो इंस्टॉलेशन एंड परफॉर्मेंस आर्ट। तो मरीना के भी जो परफॉर्मेंसेस हुए जितने भी उन्होंने किए, करीब 14-15 परफॉर्मेंसेस उनके अब तक हुए हैं, उन सभी परफॉर्मेंसेस में जो है जो एक कॉमन पब्लिक था उनका पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कोरोली शिनीमैन करके एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी, जो अभी नहीं है, क्रिस बर्डन करके थे, जोको ओन थे, ब्रूस नोमान वीडियो इंस्टॉलेशन भी किए, और ब्रूस नोमान जो है परफॉर्मेंस आर्ट भी किए हैं और करवाए भी हैं। जॉन जोनास करके हैं, वीटो एनोकी, वीटो एकोनी जो है, एकोनेकी, ये वीटो एकोनॉकी इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट भी थे, वीडियो इंस्टॉलेशन भी किया, और फिर बाद में परफॉर्मेंस आर्ट की तरफ भी इन्होंने अपना एक शिफ्ट किया। एना मेंडेटिया, ये भी एक आर्टिस्ट थी, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थी। एड्रियन रिपर, सॉरी एड्रियन पाइपर, ये एक थे। और वैली एक्सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जो है, पॉपुलर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं। निक के, वूफ टेंसैंग, गोरिल्ला ग्लूल्स, ठीक है। तो ये लोग परफॉर्मेंस आर्टिस्ट थे, और हर किसी परफॉर्मेंस आर्टिस्ट का अपना एक अलग ही अप्रोच रहा है आर्ट को लेके, और उनकी डिफरेंट टेक्निक्स रहे हैं। उसमें कॉमन अगर कुछ रहा है तो ह्यूमन बॉडी का या ह्यूमन का जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट, ये जो है मेनली उसमें इन्वॉल्व रहा है, ठीक है। ठीक है, परफॉर्मेंस आर्ट के बारे में आप लोग कुछ जाने? ठीक है ना? ठीक है सर। रिप्लाई करिए, कुछ बोलिए तो सही। यस सर। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे स्टार्ट डिजिटल आर्ट, कंप्यूटर इन आर्ट। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। कंप्यूटर इन आर्ट, देखिए डिजिटल आर्ट का जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विद टू प्रोड्यूस एन आर्ट, ठीक है ना, ये है, ठीक है ना। तो डिजिटल आर्ट का जो एक टर्म है, इस टर्म को वाइडली जो उन आर्ट पीसेस के बारे में, आर्ट पीसेस को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया है जिनको प्रोड्यूस करने के लिए कलाकारों ने कंप्यूटर या डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें अवेलेबल है उनका इस्तेमाल किया, खास तौर पे कंप्यूटर, क्योंकि डिजिटल के लिए आप कंप्यूटर आपके लिए एक बेसिक ये कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो जनरली जो है एक आर्टिस्टिक वर्क को या फिर आर्टिस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्रिएटिविटी को शो करने के लिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो कुछ भी प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, वो डिजिटल आर्ट है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी टाइम में एक इमर्जिंग मेथड के तौर पे डिजिटल आर्ट जो है निकल के आया है, जिसका यूज ना सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्शन के लिए बल्कि मास प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया गया जाता आया है, अभी भी किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसको बहुत इजीली डिफाइन किया जाए तो हम इसको जो है एक ऐसे आर्ट के तौर, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा आर्ट जिसको बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, वो डिजिटल आर्ट, ठीक है। अब डिजिटल आर्ट
अब इसमें कौन कौन से अलग अलग डोमेन की के नॉलेजेस इन्वॉल्व हो रहा है उसके बारे में बात करें तो बेसिकली डिजिटल आर्ट जो है आर्ट, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट, टेक्नोलॉजी, मैथ्स और साइंस, इन चारों चीजों को एक साथ लेके आता है और अपनी बातें कहता है। ठीक है ना? इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, डिजिटल आर्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक जो आर्टिस्ट है उसको हमेशा से जो आर्ट के जो नॉलेज है, जो एस्थेटिक है, प्रिंसिपल्स है, ठीक है, जो टेक्निक है, मेथड है, ठीक है। इस केस में हम मटेरियल के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन मटेरियल का जो भी मटेरियल है उसका इफेक्ट क्या है उसके बारे में उसको जरूर हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये एक दूसरा डिज़ाइन, ठीक है, जो बेसिक्स ऑफ डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल हम लोग जब कंप्यूटर में जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं, देखिए आर्ट एंड डिज़ाइन में डिफरेंस क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट इट इज मोर टुवर्ड द एस्थेटिक्स। ठीक है, हम लोग एस्थेटिक्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज, जैसे कि हमारा माइंड जो होता है ना, तीन तरीके से समझिए। ठीक है, हमारा जो माइंड है ना, जब इमेजिनेशन में हो रहा होता है ना, जब कुछ सोच रहा होता है ना, तब हमेशा ना कुछ ऐसी बात करता है, ऐसी चीजें सोच रहा होता है जो बेसलेस होता है। ठीक है, मैं एकदम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना? कई बार हम बैठे बैठे सोचते हैं ना कि काश यार ऐसा हो जाता, सोचते हैं ना ऐसा, है ना? काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता, काश मैं यहाँ नहीं कहीं और होता, अमेरिका में होता, बहुत डेवलप कंट्री है। ठीक है ना? तो जब हम लोग ऐसी चीजों, या जो हमारे साथ, जो मेरे अपनी हर एक व्यक्ति के जो इंडिविजुअल जो उसका स्टेटस है, जो स्टेट है, ठीक है ना, जब वो उसके अलावा कुछ और सोचता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में एक बदलाव चाहता है, हर व्यक्ति की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। ठीक है ना? जब वो इस तरीके से सोचता है तो उसमें जब लॉजिक नहीं होता, ठीक है ना, उसको पता है उसके लिमिट्स क्या है, उसको पता है वो उसने एक जन्म ले लिया है मानव के तौर पे, उसने जन्म इंडिया में ले लिया है। नाउ ही कैन नॉट बी मतलब कि born and brought up in some another place। ठीक है, वो हो चुका है, जो चीजें हो चुकी हैं, जो शाश्वत है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, बट आप हमेशा से सोचते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, उसको हम मान लेते हैं कि कर्व है, वो कर्व है, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है, वो फिजिबल नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। ठीक है, तो जब आर्टिस्ट के दिमाग में सब चीजें आता है ना, तो वो कैनवास उठाता है, पेंसिल उठाता है, कलर उठाता है, चारकोल उठाता है, ईजल लेके जाता है, एक शांत सा जगह ढूंढता है और चित्रित कर देता है। सही बात है ना? लेकिन अगर वही आदमी जब लॉजिकल सोचने लगता है ना, तो कभी भी जो कैनवास नहीं उठाएगा, बोलेगा मैं फालतू की चीज सोच रहा हूँ, वो सोच ही वहीं खत्म कर देता है। फिर जब वो सोचता है तो वो लॉजिकल चीजों के बारे में सोचता है कि मेरी कैपेसिटी ये है, इस कैपेसिटी से मैं इतना कुछ कर सकता हूँ अचीव, मुझे यही अचीव करना चाहिए, मुझे यहीं तक फोकस रहना चाहिए। ठीक है ना? जैसे कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना कि इंस्टॉलेशन है, उसके लिए अलग अलग प्रोफेशनल की जरूरत होती है। एक आर्टिस्ट तो सोच लिया कि मुझे ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, लेकिन वो इंजीनियर होता है जो बताता है कि भाई साहब जब ये स्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे ना, तो ये बैलेंस नहीं होगा, गिर जाएगा, नीचे लोग दब के घायल हो सकते हैं। ठीक है ना? तो जब आदमी लॉजिकली सोचने लगता है तो इसका माइंड जो है लीनियर वर्क करता है, वो हमेशा हर चीज के लिए एक जस्टिफिकेशन चाहिए होता है उसको। ठीक है ना? तो तीसरा, जब आदमी अपनी जो इमेजिनेशन होता है ना, उस इमेजिनेशन को लॉजिकली सोचता है। ठीक है, जब वो सोचता है कि यार काश मैं ना इंडिया में ना पैदा हुआ होता, मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता, तब वो लॉजिकली सोचना स्टार्ट किया उसी चीज को लेके कि तो ठीक है, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ अमेरिका ना, ये एक प्रावधान तो अवेलेबल है ही है, तो क्यों नहीं इस प्रावधान का इस्तेमाल हम करें। तो ये आपने एक जो आपके माइंड में इमेजिनेशन था, एक जो आपकी डिजायर थी, उस डिजायर को जो है अचीव करने के लिए लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जो भी इन्वेंशन आज तक हुए हैं ना, जो भी न्यू मीडिया आप देख रहे हैं आर्ट में,
जो नए मटेरियल देख रहे हैं ना आप आर्ट में, वो सब इसी वजह से आया है। पहले आर्टिस्ट ने एक बिल्कुल इलॉजिकल परसेप्शन को जन्म दिया अपने दिमाग में, उस विजुअल्स को थोड़ा क्लियर किया, क्लियर करने के बाद कुछ लॉजिकल इंटरप्रिटेशंस को उसमें लागू किया, उसको लागू करने के बाद अब जाके उसके हाथ में कुछ ऐसा है जो लोगों के लिए विजिबल, ठीक है ना। तो ऐसे में ये जब अब इस पूरे संदर्भ को जब हम डिजिटल आर्ट के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं, ठीक है, तब हम देखते हैं कि डिजिटल आर्ट में जो कुछ हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसमें आर्ट भी आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, मैथ एंड साइंसेस आ गए, ठीक है, और हमने कुछ विजुअल चीजें प्रोड्यूस कर दिया। जैसे कि जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था, तब किसी ने क्या ये सोचा रहा होगा उस समय के आर्टिस्ट ने कि आई कैन produce some artistic work that can be moved, that can be experienced without touching that, without going physically there, virtually, है ना, never, ठीक है। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से नाउ आई कैन प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों में से कितने लोगों के पास नेटफ्लिक्स पे अकाउंट है? नेटफ्लिक्स का आप लोग जानते हैं? यस सर। क्या है नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स क्या है? एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना? ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो नेटफ्लिक्स पे ना एक 4 एपिसोड का वेब सीरीज है, उसका नाम है द बिलियन डॉलर कोड। द बिलियन डॉलर कोड। देखिए, आप लोग गूगल मैप यूज करते हैं? यस सर। तो दरअसल गूगल मैप को जर्मनी के कुछ विजुअल आर्ट के लोगों ने डिजाइन किया था। विजुअल आर्ट के कुछ लोगों ने कंप्यूटर साइंस के एक स्टूडेंट्स थे, सब मास्टर्स के स्टूडेंट्स थे। कंप्यूटर साइंस का एक बंदा था जो उनका दोस्त था, उनके पास जाके उनको कोई प्रोजेक्ट करना था, कोई इनोवेटिव आइडिया चाहते थे। तो विजुअल आर्ट का एक माइंड था, ठीक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक माइंड था, जो कर्व था, जो इमेजिनेशन करता था, ठीक है ना। उस इमेजिनेशन से उसने सोचा कि हाउ कैन आई सी द वर्ल्ड वर्चुअली, है ना, हाउ कैन आई feel the path, at least those where I never been there, है ना। तो उसके माइंड में जो आइडिया आया, उस आइडिया का परिणाम था गूगल मैप, जिसको इन्होंने किसी समय में लॉरी पेज को, मतलब जो सीईओ है था गूगल का, पता नहीं है भी कि नहीं, जो था उस समय, उसको प्रेजेंट किया और गूगल ने उस आइडिया को चोरी करके गूगल मैप नाम से स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो द बिलियन डॉलर जो वेब सीरीज है वो इसी की कहानी है। उन लोगों ने कोर्ट केस किया, कोर्ट केस करने के बाद 2016 में आई गेस, ठीक है, वो लोग कोर्ट केस जीते और $700 मिलियन जो है पेनाल्टी भरना पड़ा गूगल को, उन चारों लोगों को, ठीक है ना। तो 1994 में ही आइडिया आ गया था, 1994 में ही गूगल मैप वाला आइडिया पे काम हो चुका था, ठीक है, वो एक्सटेंशन लेट आया। तो बात यहाँ पे ये एग्जांपल देने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि वो जो कर्वी लीनियर चीजें हैं, जो आर्टिस्ट ने जो चीजें प्रोड्यूस किया, क्या हम सभी लोग आर्टिस्ट लोग गूगल मैप को एक आर्टिस्टिक इन्वेंशन के तौर पे देखें? क्या कभी हम विजुअल फाइन आर्ट्स के प्रैक्टिशनर, रिसर्चर, स्टूडेंट्स, एकेडमिशियन ever seen the Google map as a piece of fine art? नहीं ना, because of lack awareness, ठीक है। हमने एक्सप्लोर कितना किया ही नहीं। जब हमने एक्सप्लोर नहीं किया तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। इसलिए डिजिटल आर्ट में टेक्नोलॉजी का जो इंटरफियरेंस है वो नीड है, ठीक है।
वो जरूरत है, तभी जाके कुछ डिजिटल आर्ट प्रोड्यूस हो भी सकता है। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कंप्यूटर के साथ साथ आपको आर्ट और डिजाइन दोनों चीजों की जरूरत है। आपको वो सारे जो एस्थेटिक है, वो सारा जो आपका एक जो है ऑर्गेनिक माइंड है, जब आप कुछ भी सोच लेते हैं उस चीज का आपके पास होना, प्रिंस डिजाइन से रिलेटेड जो भी आपके पास थियरीज हैं, नोशंस हैं, ग्रिड्स, डिजाइनर्स ग्रिड्स यूज करते हैं। डिजाइनर्स दे थिंक लॉजिकली, they designers actually, these are the people who make the things, the illogical things possible with the help of logical technology, concepts and theory that they can procure from anywhere, है ना। यस सर। ओके, सो उसके बाद हम जब इसके न्यू अच्छा, अब इसमें एक ना लंबी बहस है, मैं आगे के स्लाइड में इसकी चर्चा करूंगा कि डिजिटल आर्ट में कंप्यूटर है, वहां पे तो हाथ का इस्तेमाल हो नहीं रहा है, हैंड का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, वहां पे हम हाथ में ब्रश नहीं पकड़े, हमने माउस या स्टाइलस है ना उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल करते समय ये रियल आर्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। एक ये बड़ा आर्ग्यूमेंट है, आगे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इस पे एक हल्का सा जो है लाइट डालना पसंद करूंगा कि देखिए क्या है ना, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, जो हम अनुभव करते हैं ना वो उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो स्टाइलस आप लोग जानते क्या होता है, डू यू नो सर व्हाट इज स्टाइलस? हाँ, सर वो पेन या पेंसिल की तरह ही होता है जिससे हम ड्राइंग करते हैं। बिल्कुल सही। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर और डिवाइस, एक डिवाइस है जो हमारे पास कहते हैं ना पेन टैबलेट, पेन टैबलेट, हमारे पास आईपैड हो सकता है, उसके साथ हमारे पास एक पेन पेंसिल जैसा दिखने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसके यूज से हम लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब स्टाइलस, उसे स्टाइलस बोलते हैं, जब स्टाइलस हमारे पास नहीं था तब भी तो डिजिटल आर्ट प्रोड्यूस हुआ था, तब उन्होंने हमेशा इस माउस की मदद ली, ठीक है। जब तक ये माउस हाथ में था ना तब तक वो एक्सपीरियंस नहीं था कि दे आर मेकिंग अ ड्राइंग। उनको लगता था कि वो एक डायरेक्शन में चीज को, एक 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 फिजिकल डिवाइस को किसी एक डायरेक्शन से किसी दूसरे डायरेक्शन तक ड्रैग कर रहे हैं, और उस ड्रैग करने की वजह से कोई एक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। अगर पेन या पेंसिल को उस तरीके से ड्रैग करते तो वो इफेक्ट नहीं आता। कई हद तक ये बात सही भी था, ठीक है। इस वजह से जो लोग थे, जो टेक्नोलॉजी पीपल थे, उन्होंने स्टाइलस का इन्वेंशन कर दिया। अब स्टाइलस के इन्वेंशन करने के वजह से क्या हुआ कि एटलीस्ट दे स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट यस दे आर holding a pen or pencil in their hand, and they can drag the pen pencil, they can draw a line on the screen by using the stylus, that pencil। वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। अब पता है उस स्टाइलस में नया इन्वेंशन क्या है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ये हुआ कि भाई पेंसिल पेंसिल कलर ब्रश, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू होल्ड इन आवर हैंड व्हाइल क्रिएटिंग अ ट्रेडिशनल आर्ट वर्क, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग, ठीक है। मोटा ब्रश लेते हैं, फ्लैट ब्रश लेते हैं, राउंड ब्रश लेते हैं, ठीक है ना, मॉप ब्रश लेते हैं, तो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। उसका जो स्टिक होता है वो मोटा पतला होता है। वी हैव सच काइंड ऑफ होल टू ड्रॉ थिन लाइन, मोटा लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसके बाद उन स्टाइलस के साथ नया इन्वेंशन क्या किया, इस चीज को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट साइज के निब्स इंट्रोड्यूस कर, ठीक है, निब्स। नाउ यू हैव डिफरेंट dimensions of nib that you can put on the nose of the pen, ठीक है, so that you can draw different thickness of line। अभी आने वाले टाइम में देखिएगा ब्रशेस भी आएंगे स्टाइलस वाले, ठीक है,
because the technological people who are in between, in somewhere between the invention of the things related to these gadgets, they are thinking, they are more focused towards the experience, how the people can experience by the with the using these devices as they can use the traditional materials. ठीक है ना? तो वो सिक्स अब चूंकि क्या है, डिजिटल आर्ट के थ्रू आप पेंटिंग, यू कैन कार्व, यू कैन ड्रॉ, यू कैन क्रिएट अ स्कल्पचर ऑन द डिफरेंट 3D सॉफ्टवेयर। तो अब आप उस चीज को एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में पीपल आर वर्किंग। तो जैसे जैसे हमारे पास चीजें बढ़ेंगे ना, डिवाइसेस बढ़ेंगे ना, तो हम देखिए सॉफ्टवेयर वही है, टूल्स वही हैं, एप्लीकेशन वही है, इफेक्ट वही आ रहा है। मे बी हमारे पास स्क्रीन रेजुलेशन में इन्वेंशन आया, ठीक है, जैसे कि 2FT से हम लोग LED पे आ गए ना स्क्रीन में, ठीक है, 2 डायमेंशन से हम लोग 4 डायमेंशन, 7D 8D तक भी हो गया कहीं कहीं, शायद मैंने सुना है, ठीक है। जो विजुअल एक्सपीरियंस में उसमें हम लोग 4K तक आ गए हैं ना, ठीक है। तो जैसे जैसे ये विजुअल एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, तो लोगों को जो आर्ट, डिजिटल आर्ट को लेके उसका जो वो रियल आर्ट है कि नहीं है, उस पर जो संदेह है, उस संदेह में भी कमी आएगी। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से लोग डिपेंडेंट भी ज़्यादा हो जाएंगे, और एक खतरा भी है, ठीक है। हमेशा से ये फायदेमंद चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट वी शुड ऑलवेज कंसीडर, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, अरे मैंने स्लाइड को एक बार भी नहीं बढ़ाया, ठीक है। तो जब डिजिटल आर्ट के टर्म्स के बारे में बात करते हैं, देखिए वेरी फर्स्ट टाइम 1980s में जब कंप्यूटर इंजीनियर्स लोग जो है पेंट प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे थे, पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हमारे पास है ना एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। उस समय जो है ये डिजिटल आर्ट का जो है एक नाम जो है, एक आर्टिस्ट था जिनका नाम था हेरोल्ड कोहेन, यहाँ नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। इनके वजह से ये पायनियर थे इस सेक्टर में, इनके वजह से डिजिटल आर्ट नाम जो नॉमेनक्लेचर है ये तय हुआ, ठीक है ना। और ये जब उस समय काम कर रहे थे ना, तो उस समय एक आरोन नाम का प्रोग्राम था, ठीक है। ये एक ऐसा रोबोटिक मशीन था उस समय 1980s में, जिसके थ्रू एक बड़े साइज के पेपर को फ्लोर पे लगा के रख के दे क्रिएट सम लाइंस, वो ड्रॉ करते थे, एंटिसिपेटेड ड्राइंग्स करते थे, ठीक है ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी सोफिस्टिकेटेड हुई, तो वो जो साइज है ना आरोन का, वो कम हो गया, और आज की डेट में ये वाला साइज हो गया, मोबाइल फोन वाला, आईफोन, कुछ नोट पैड, सैमसंग के नोट फोन आते हैं ना जिसमें स्टाइलिश भी होता है। तो आजकल ये आ गया, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गए हैं, ठीक है। तब पेंट का हुआ था, आज हमारे पास ऑटोडेस्क स्केच बुक है, उसका यूज करके हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं डिजिटल आर्ट, ठीक है। तो डिजिटल आर्ट बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड स्कैन या ड्रॉन बाय यूजिंग द टैबलेट एंड द माउस। ये कैसा आर्ट है, ठीक है, जिसको इनिशियली कंप्यूटर आर्ट भी कहा गया है ना। तो in the 1990s, thanks to the improvement in the digital technology, it was possible to download video onto computers, allowing the artists to manipulate the images they had filmed with the video camera, ठीक है। उसके पहले जो कैमरे में वीडियो फिल्म बनाते थे ना, उसको वो लोग कंप्यूटर में इंपोर्ट नहीं कर पाते थे, उनके पास फिल्म होता था, उस फिल्म को लेके डार्क रूम में जाके प्रोसेस करते थे, वो फिर उसके बाद वो जो टेप होता था, फिल्म ही होता था, टेप फिल्म होता था, उसमें उसको ट्रांसमिट करते थे, उसको फिर प्रोजेक्टर के थ्रू जो है किसी पर्दे पे जो है प्रोजेक्ट करते थे, ठीक है ना। इनिशियली इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 35 mm आई थिंक, ठीक है। मैं इसको अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि
मुझे खुद कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर पे ये जो हमारे पास एक एबिलिटी आई ना कि जो वीडियो कैमरा में हम लोग शूट कर रहे हैं उसको हम लोग कंप्यूटर में इंपोर्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर ला सकते हैं फाइल को। यहाँ पे आर्टिस्ट को एक क्रिएटिव फ्रीडम मिलना स्टार्ट हुआ जो कि उन्होंने कभी भी फिल्म के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है। यहाँ से वो लोग फिल्म को बीच में कहीं से भी कट करना, कहीं भी पेस्ट करना, जो मूविंग इमेजेस थे, ताकि वो एक विजुअल कोलाज, एक विजुअल कोलाज विद मूविंग पिक्चर्स, ऐसा कुछ क्रिएट कर सके। आज के समय में फिल्म में यही है ना, जो हम लोग फिल्म देखते हैं शाहरुख खान की, सलमान खान की, उसमें यही ना होता है। आपको पता है फिल्म शूट कैसे होता है? एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एक सिनेमेटोग्राफी होती है, आर्ट डायरेक्टर के पास उसका अपना इंस्ट्रक्शन होता है, जो कैमरा डायरेक्टर होता है उसके पास अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि फिल्म को जब हम देखते हैं, जो प्लॉट कहानी यहाँ से शुरू हुई, ये ऐसे ऐसे चल रही है, ये क्लाइमेक्स आया, फिर कहानी जाके यहाँ पे खत्म हो गई, उसी सीक्वेंस में फिल्म शूट नहीं होता है। फिल्म शूट करने का जो तरीका होता है, किस लोकेशन पे कितने शॉट्स लेने हैं, उस लोकेशन पे जाके वो शॉट ले लिया जाता है, फिर दूसरे लोकेशन पे जाके दूसरे शॉट ले लिए जाते हैं, बाकी बाद में उसको स्टोरी लाइनअप के अकॉर्डिंगली जो है कट करके पेस्ट किया, जिसको मेल्टिंग बोलते हैं, ये किया, ये करते हैं, फिर फाइनली हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एबिलिटी आई आर्टिस्ट के पास, वो इस समय आई जब इंपोर्ट करना आसान हो गया। नाउ द सॉफ्टवेयर पीपल दे हैड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, ठीक है ना। In the recent times, some digital art has become interactive, allowing the audience a certain amount of control over the final image, है ना। डिजिटल आर्ट अब ज्यादा इंटरैक्टिव हो गया है। आप लोगों ने एक टर्म है इंटरैक्टिव आर्ट, सुना है? यस नो कुछ तो बोलिए। सुना तो है। इंटरैक्टिव आर्ट में क्या होता है? चलिए, सामान्य तौर पे इंटरैक्टिव आर्ट ये है जब एक इंटरेक्शन हो रहा हो आर्ट के साथ, ऑडियंस का, देखने वाले का, पब्लिक का, कॉमन आदमी, ठीक है। अगर मैं डिजिटल में इंटरैक्टिव आर्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी सेम चीज है, ठीक है। एक जो फिजिकल आर्ट है जैसे कि पेंटिंग है, ठीक है, एक स्कल्पचर है, ऐसा हो सकता है कि जो एक आम आदमी है उसको छू सकता है, छू के महसूस कर सकता है मटेरियल को, ठीक है। हाँ ये लोहा है, हाँ ये मिट्टी है, ऐसा एक अपने आप को एक बात कह सकता है। क्या उसको बदल सकता है? वो नहीं बदल सकता। लेकिन डिजिटल आर्ट में कुछ ऐसे इंटरैक्टिव आर्ट का प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट्स हुआ है जिसमें नाउ दे हैव सम एबिलिटी टू चेंज द शेप्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर टच स्क्रीन है, ठीक है, मैंने आपको वीडियो इंस्टॉलेशन में, इंटरैक्टिव वाले में एक वीडियो इंस्टॉलेशन का एग्जांपल भी दिया था, ठीक है। वो एल्गोरिदम का यूज करके, ठीक है, जो सेंसर्स होते हैं, टच सेंसर्स होते हैं, उनका यूज करके एक ऐसा स्क्रीन इंस्टॉल किया है एक स्पेस पे जहाँ पे व्हेन द पीपल दे टच द स्क्रीन ना, तो वो जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो सडनली चेंज हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना, पानी, एक वाटर का सरफेस दिख रहा है, आपने टच किया तो जैसे पानी को टच करते हैं ना तो वो एक लहर हल्की सी बनती है, स्प्लैश वाली इफेक्ट आती है, तो वो इफेक्ट आपको स्क्रीन में दिखने लगता है। आपने एक्सपीरियंस किया है कभी ये? कुछ समय पहले मोबाइल, आजकल मोबाइल फोन में वॉलपेपर भी ऐसा होता है, काफी समय पहले से आपने एक्सपीरियंस किया है? यस सर, वो मछली वाला एक वॉलपेपर आता था, उसको मछली टच करी तो भाग जाती थी। वो आपका डिजिटल में इंटरैक्टिव आर्ट है, ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, जो आप किसी को भी समझाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजिटल आर्ट, ठीक है।
सुनने में कितना इंटरेस्टिंग है कि डिजिटल आर्ट के भी टाइप्स हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा सिंथेसाइज करके 6 टाइप बनाया है, नहीं तो अभी इसको और भी टाइप्स, कई अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से टाइप्स को भी किए हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो इसको जो टाइप्स ऑफ डिजिटल आर्ट है, इसके कई तरीके, कई प्रकार हो सकते हैं। थोड़ा सिंथेसाइज करके इसको 6 टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है, जिससे कि इजिली बाकी सभी चीज़ों को कंटेन किया जा सके। ठीक है, इसमें पहला है डिजिटल फोटोग्राफी, दूसरा है डिजिटल पेंटिंग, तीसरा है कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीजी जिसको बोलते हैं, सीजी एंड वीएफएक्स, चौथा है फोटो पेंटिंग, पांचवा है एल्गोरिथमिक एंड फ्रैक्टल्स, और छठा है आपका प्रोजेक्शन मैपिंग। ठीक है, तो वन बाय वन we will understand all the types. So we will begin with the digital photography. So if you are talking about digital photography, this is one of the several digital art form practiced on the most digital cameras. ठीक है, digital photo can be altered and manipulated in the several ways. ठीक है, taking example of this image. ठीक है, ठीक, हम लोग डिजिटल कैमरा का यूज करके फोटोग्राफ लिया। ठीक है, कई सारे मल्टीपल रील वाला जो कैमरा होता है उसमें 36 रील का सेट होता है। ठीक है, और उसका क्या है कि आप फोटोग्राफ लेंगे, रील को डार्क रूम में लेके जाके प्रोसेस करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट लेते हैं पेपर पे। ठीक है ना। तो उसके बाद आप स्कैन करेंगे तब कंप्यूटर में आएगा। जो नॉर्मल कैमरा, फिल्म वाला कैमरा है, उसका जो प्रोसेस है वो ये है, इतना लंबा है। ठीक है, लेकिन जो हमारा डिजिटल कैमरा है उसमें एक एसडी कार्ड होता है। ठीक है, और एसडी कार्ड लगाया, जितने शॉट लेने हैं, जितने शॉट हम ले सकते हैं, जितनी यहाँ की एसडी कार्ड की कैपेसिटी है, आपने लिया। लेने के बाद आपने उसको कैमरे में से निकाला, कंप्यूटर में कुछ आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं जिसमें वो स्लॉट अवेलेबल होता है, एसडी स्लॉट। नहीं तो आपके पास कार्ड रीडर जैसा कुछ एक्सटर्नल डिवाइस होता है जिसकी मदद से आप उसको कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। आप जो है उस एसडी कार्ड से उस इमेजेस को अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव सो मेनी पिक्चर्स एज मेनी यू हैव टेकन, है ना। Now it is up to you how what kind of pictures you want to produce. If you have taken some picture, now you want to give some effects over there so that it can look something different, है ना, and you want to present this in different way. आप इस डिजिटल फोटोग्राफी का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, you never seen moon in this large size. कभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा मून। ठीक है, बट और ये इफेक्ट चारों तरफ जो एक विंटेज इफेक्ट दिया हुआ है, ब्लैक कलर के डार्क कलर से, दैट इफेक्ट। ठीक है, कुछ ब्लरी सा इफेक्ट। ठीक है ना, कई हद तक कई सारे प्रीसेट्स हमारे कैमरा में ही ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। जैसे वी कैन टेक पिक्चर इन डिफरेंट मोड, स्मार्टफोन में अवेलेबल होते हैं, है ना। आजकल हम लोग जब सेल्फी लेते हैं तो क्या करते हैं, ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं ना, फिल्टर करते हैं हम लोग। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। यस सर, यस। तुम्हारे पास स्मार्टफोन में ही बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, डिजिटल कैमराज में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम ब्लैक एंड व्हाइट मोनोक्रोमेटिक लेना चाहते हैं, क्रोमेटिक लेना चाहते हैं, हम उसमें पॉप वाला इफेक्ट देना चाहते हैं। ठीक है, डिफरेंट सीजन के हिसाब से इफेक्ट देना चाहते हैं, हम उसमें आईएसओ बढ़ा के वाइटनेस लाइट ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, हम उसमें कंट्रास्ट लेवल को घटा बढ़ा सकते हैं। देयर आर सो मेनी
टूल्स अवेलेबल इन कैमरा इटसेल्फ, ठीक है। हमने वहां पे भी हम कैमरे में मैनुअल सेटिंग करके हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, हम लोग फोटोग्राफी को खींच लेते हैं, ठीक है ना। रील कैमरा में हम लोग ये मैनिपुलेशन नहीं कर पाते, हमें जो भी मैनिपुलेशन करना होता है वो डार्क रूम में कर पाते हैं, ठीक है ना। यस सर। उसके अलावा जो हमारे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, ठीक है, हम उस फोटोग्राफ को लेके एडिटिंग भी कर लेते हैं, कुछ इफेक्ट, एक फोटोग्राफ से कुछ उठाया दूसरा फोटोग्राफ लिया, नाउ वी हैव लेयर ऑप्शन इन द फोटोशॉप, हमने अरेंजमेंट किया, वी प्रोड्यूस सम एडिटेड फोटो, ठीक है। हम उसको बकायदे जब एग्जीबिशन वगैरह में बेचते हैं तो लिखते भी एडिटेड फोटो, ठीक है ना। तो ये आपका जो फोटोग्राफी एक आर्ट जो हुआ, इसमें हमने डिजिटल का हेल्प लिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल गैजेट जो भी हार्डवेयर अवेलेबल है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उनका हेल्प लिया, तो इसलिए ये आपका डिजिटल आर्ट का एक टाइप हो गया, ठीक है। दूसरा आता है डिजिटल पेंटिंग। When we consider digital painting in the world of art, ठीक है, digital painting is simply a painting that uses any digital tool like a computer program, computer hardware to generate the imagery, ठीक है, images, ठीक है। Computer are used to create art through programs and hardware, ठीक है। While you will find that there are masters who have been practiced this for years. Digital painting is also a popular choice for young people who love art, ठीक है ना। कुछ ये रहा एग्जांपल कुछ, नाउ विल डिस्कस विद दिस एग्जांपल, ठीक है। सो डिजिटल पेंटिंग की जब हम बात करते हैं, वी हैव सम both type of software, raster based and vector based, okay, we have both kind of softwares. We have some scenes, some visuals, ठीक है। Now we are creating the same as we can create on the canvas with the help of brushes, colors, knife, as many tools we have, ठीक है, the material for with the traditional painting, ठीक है। Now we require to highlight the same effect as we can highlight with the oil, acrylic, maybe tempera, ठीक है, as we want. But here we are taking help of software, for example Adobe Illustrator, ठीक है, maybe Photoshop, जो भी आपका कंफर्टेबल हो। चूंकि जो आपका फोटोशॉप है वो रास्टर सॉफ्टवेयर है, तो आपकी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं उस लेवल पे जा सकती है, इमेज की क्वालिटी। जब बहुत एनलार्ज करेंगे, बड़े साइज में प्रिंट लेना चाहेंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो पिक्सलेट हो जाए। अगर वही काम आप इलस्ट्रेटर पे या कोरल ड्रॉ पे करते हैं, तो वो आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, वहां पे आप क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब आपके पास उस सॉफ्टवेयर में कई सारे ब्रशेज अवेलेबल होते हैं। नाउ यू हैव ऑप्शन ऑफ बिलियंस कलर। अब यहाँ पे जैसे आप क्या करते थे, आपके पास एक्रेलिक कलर के ट्यूब्स होते थे, आपके पास 20-25 एक्रेलिक कलर के शेड्स अवेलेबल है। आपको कुछ अलग डिफरेंट शेड देना है, आप लेयरिंग जो डिफरेंट टेक्निक है कलर मिक्सिंग का चाहे आप पैलेट में मिक्स कर रहे हो, चाहे तो आप कैनवास में मिक्स कर रहे हो, ठीक है। नाउ यू हैव उससे भी ज्यादा ऑप्शंस, ठीक है। नाउ यू हैव बिलियंस ऑप्शंस ऑफ द कलर दैट यू कैन यूज, ठीक है, टू give the effect, appropriate effect. Here you just required a skill of the aesthetics, the art and design principles and the other, ठीक है, जिसका यूज करके करेंगे आप इसमें डिपिक्शन के लिए, ठीक है। आपके पास उधर भी पेन है, इधर भी पेन है, उधर भी पेंसिल है, इधर भी पेंसिल है। बेसिक फॉर्म के लिए आपके पास प्रीसेट शेप्स भी अवेलेबल है इधर, ठीक है। आपके पास कलर है डिफरेंट टाइप के, जैसे कि हमारे पास ब्रश होते हैं ना, उसका स्ट्रोक अलग तरीके से चलाते हैं ब्रश को, तो अलग स्ट्रोक होता है। कुछ डिफरेंट टाइप के ब्रशेस भी होते हैं, उनके स्ट्रोक्स अलग दिखते हैं। कुछ ब्रशेस एक ही तरीके का ब्रश होता है, अलग अलग मीडियम में उसका इफेक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। वाटर के साथ करें तो अलग आएगा,
उसी के लिए अगर हमने ऑयल उठा लिया तो अलग इफेक्ट आएगा। तो नाउ वी हैव अवेलेबल द प्रीसेट्स ऑफ द ब्रशेस, ठीक है, एक अच्छा खासा क्या कहेंगे गुच्छा हमारे पास है, जिससे हम जिसका इस्तेमाल करके हम लोग जो भी डिजायरेबल आउटकम है ना, विजुअल आउटकम है, वो ले प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग वगैरह कर सकते हैं। तीसरा है कंप्यूटर ग्राफिक्स। So computer graphics uses the digital images to create a visual representation of a design, such as architecture, engineering, product design. It can be used in any field that require creative and technical illustrations. ठीक है, अगर हम सीधी कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं तो मोस्टली वी टॉक अबाउट द कंप्यूटर ग्राफिक्स along with VFX, विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है, वो चाहे तो हमारा इंस्टॉलेशन हो उसमें, उसके लिए मतलब किसी भी हमारा पर्पज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हर व्यक्ति हर फील्ड में, ठीक है, लोगों को एस्थेटिक को दिखाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो वो प्रोडक्ट जो है, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो वो प्रोडक्ट दिखना भी अच्छा चाहिए, एस्थेटिकली प्लीजिंग होना चाहिए वो प्रोडक्ट, है कि नहीं, उसका शेप, उसके ऊपर का डिपिक्शन, उसका जो कवर डिजाइन है ना, उसका कलर, ठीक है। अब चूंकि आप किसी भी चीज का मास प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप सबसे इजीएस्ट जो टेक्निक है, जो टूल्स हैं, जो मशीन्स हैं, उनका जरूर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास आज के समय में 3D प्रिंटर है, ठीक है, और आपको 8-10 पीस प्रोड्यूस करने हैं तो आप 3D प्रिंटर का हेल्प लेंगे ही लेंगे। आप क्यों जाएंगे खुद जो है अलग अलग मोल्ड लेने, अलग अलग ढालने के लिए? अगर आपके लिए एक आपके काम में एज दे सकता है 3D प्रिंटर तो आप उसका यूज करेंगे, आपका समय बचा रहा तो आप उसका यूज करेंगे, आप नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपको अलग अलग तरीके का ऐसा इफेक्ट देना है जो रियल ना हो या फिर जो पॉसिबल ना हो, ठीक है, मास प्रोडक्शन करना है, आप उसको डिस्टॉर्ट करेंगे, आपके लिए नीड हो, ठीक है। जैसे कि एक ही साइज की एक इमेज को डिफरेंट साइज में प्रोड्यूस करना, जैसे कि एक इमेज के साथ में छोटा सा एक स्टाम्प भी बना सको और एक बहुत बड़ा सा होर्डिंग भी बना सको, ठीक है, एक ही ग्राफिक को, उसको स्क्रीन पे भी चला लो, मोबाइल की स्क्रीन पे भी चल जाए, वो जो है सिनेमा हॉल के 70 mm के जो पर्दा है उस पर भी चल जाए, ठीक है। उसके लिए हम डिस्टॉर्ट करते हैं ना, उसके साइज को, डायमेंशन को, कई बार कट करते हैं, कई बार हटाते हैं, कई बार उसको एनहेंस करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को एनहेंस करते हैं। दैट टाइम वी शुड हैव सम फिजिबिलिटी। अगर हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिससे हम उन ग्राफिक्स के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो हम बार बार जो है पेंटिंग थोड़ी बनाएंगे, है ना। और आपको वो डुप्लीकेसी चाहिए, डुप्लीकेसी इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ डिजिटल आर्ट, ठीक है ना। तो वो डुप्लीकेसी है नहीं करेंगे ना, हम इसी से कर लेंगे ना। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है एक टाइप है, इस वजह से कंप्यूटर ग्राफिक्स वीएफएक्स का जो है डिजिटल आर्ट में एक प्रैक्टिस है, काम। नेक्स्ट है फोटो पेंटिंग। फोटो पेंटिंग इज अ टेक्निक दैट यूज हाई क्वालिटी डिजिटल फोटोज as a canvas. Artists work with the paint stylized brush strokes, layer and effects to carefully recreate an image in collection of maybe 1,100 as many people can have. For example, this, ठीक है। वो उसका एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम दिया था मिक्स मीडिया में। जो फोटोग्राफ पहले वो शूट करता था, शूट करने के बाद फोटो पे प्रिंट लेता था, प्रिंट लेने के बाद उसके ऊपर
और विजय और राजेश सोनी में से एक आदमी मिनिएचर करता था, दूसरा एम्बेलिशमेंट करता था, ठीक है, तब उसका आर्टवर्क तैयार होता था। समझ लीजिए सेम चीज आप कर रहे हैं, लेकिन अब आप या तो उसके ऊपर या उसको फिर हटा देंगे, बैकग्राउंड रख के हटा देंगे, लेकिन जो भी एम्बेलिशमेंट, जो भी आप पेंट वेंट जो भी कर रहे हैं ना, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर में ब्रश मौजूद है उस ब्रश का इस्तेमाल किया, स्ट्रोक दिया। आप देखिए ना, जो कैनवस कैनवस पे मान लीजिए एक्रेलिक से हम ऐसी पेंटिंग बनाते तो हैं, बनाते हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो सेम वही चीज। आई टेक 15 मिनट मोर, 15 मिनट्स लगेगा। कुछ खाने का चीज नहीं ठीक ठीक है, चल रहा है। जैसे पीक करने हाँ ठीक है, का आई नो आपको ऐसा ठीक ओके। तो वैसा ही इफेक्ट है फोटो पेंटिंग में, बस यहाँ पे अंतर ये, जो ब्रश स्ट्रोक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो व्हाइट कलर का लाइंस है ऊपर, एम्बेलिशमेंट, हम इसको एम्बेलिशमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो पर्पल और स्काई ब्लू कलर का जो इफेक्ट है, ब्रश स्ट्रोक है, सीधा लीनियर, ठीक है, ये इफेक्ट हम लोग ब्रश से करते हैं। तो इस तरीके के इफेक्ट्स के ना हमारे पास ब्रश मौजूद होते हैं। यहाँ पे जो लोग भी अप्लाइड आर्ट के हैं उनको पता होगा, क्योंकि वो फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर ये सब यूज करते आए होंगे, है कि नहीं? अप्लाइड आर्ट से कौन है यहाँ पे? यस सर। Now the fifth one is algorithmic and fractals. Sorry. ठीक है, algorithmic art is created through a mathematical process. Fractals are the type of visual art created using mathematical fractals algorithm based on the self-similar geometric shapes created by repeating and transforming simple mathematical instruction. दो में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दो में दो जोड़ेंगे तो चार आएगा। अब चाहे जितनी बार भी दो में दो जोड़ेंगे चार ही आएगा। ये मेरे पास एक बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अब यही फॉर्मूला, चूंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जो लैंग्वेज होता है, वो जो भी फंक्शन करता है उसके ऑपरेशन में नंबर्स काम करते हैं, जिनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। उन नंबर्स के जो डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स हम बनाते हैं ना, तो उसमें हम कमांड इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो वो जो हमारे अवेलेबल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं उन्हीं का यूज करते हैं, ठीक है ना, ताकि वो चीजें रिपीट हो सके। जैसे कि आप लोग कभी ना कभी इस तरीके की मूविंग देखे होंगे, मूविंग पिक्चर देखे हैं कि नहीं? ऐसा ये जो पिक्चर दिख रहा है स्टिल है, लेकिन ऐसा मूविंग पिक्चर देखे ना, ऐसे गोल 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 चलता चला रहा है, और आप जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है माइंड को, देखे है ना? यस सर। यस सर। तो वो जो चीज है ना वो रिपीट हो रही होती है ना? वो चीज आपस में, अगर मान लीजिए ये जो स्पाइरल आपको दिख रहा है, इस स्पाइरल में ये वाला स्पाइरल वाला ये वाला हिस्सा आप ले रहे हैं, तो ये जो शेप है, ये शेप है, आपको मेरे माउस का कर्सर भी दिख रहा है? मेरे माउस का कर्सर नहीं दिख रहा है ना? जो ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है, ठीक है ना? जब ये मूव करेगा ना तो हमें लगेगा कि जैसे हम अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये वहीं पे रिपीट कर रहा होता है, ठीक है। हम लोग जब बेसिक कलर थियरी जब पढ़े होंगे ना, तो उसमें जब कलर परसेप्शन में हम लोगों ने एक पढ़ा होगा, ठीक है, कि कैसे जब हम अरेंजमेंट्स, जैसे कि कुछ कलर्स एक दूसरे के पूरक होते हैं और कुछ बैकग्राउंड कलर पे जाके अपना नेचर बदल देते हैं। जैसे कि ग्रे कलर के बैकग्राउंड पे जो रेड दिख रहा होगा वो ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पे अलग दिख रहा होगा, उसका साइज बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा ना, प्रपोर्शन चेंज हो रहा है। अब मैं उसको उसी में अरेंज करूं, ठीक है, अरेंज करके छोड़ दूं तो मुझे लगेगा कि वो मूव हो रहा है, ठीक है ना? तो एक विजुअल परसेप्शन है ना, जिसमें वो मूवमेंट हमें दिखता है लेकिन मूवमेंट हो नहीं रहा होता है। वैसे ही ये चीजें स्टिल होती हैं। अगर मान लीजिए रिपीटेशन करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा वो वहां पे
कलर थ्योरी में जो हमने असाइनमेंट किया होगा ना, वो स्टिल है। अगर हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर या हार्डवेयर जो भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, उनके यूज करने से अगर हम उसको रिपीट कर सकते हैं ना एक दो फ्रेम में, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट अब हमें जो है इफेक्टिवली दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके लिए वो रिपीटेशन लगातार होता रहे ताकि हम फोटोशॉप से जिफ इमेज प्रोड्यूस कर सकें। जीआईएफ एक फाइल फॉर्मेट होता है ना, मान लेते हैं, वो प्रोड्यूस कर सके। तो जब हम फोटोशॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम सिंपल सा सेव एज मल्टीपल फ्रेम बनाते हैं, नीचे आपका कॉलम खुल के आता है एनिमेशन का, वहां पे फ्रेम का अरेंजमेंट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। उसके बाद उसको प्रोड्यूस कर दिया जिफ, जीआईएफ रेंडर कर दिया। हमने तो एक बटन दबाया, लेकिन कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर था अंदर ही अंदर वो सारे एल्गोरिथमिक और फ्रैक्टल्स अरेंजमेंट कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिए, जिसकी वजह से वो चीज संभव हो पाई, ठीक है। तो डिजिटल आर्ट में इसका एक अहम रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन मैपिंग। प्रोजेक्शन मैपिंग, it can transform the appearance of an object in a real time by mixing the video and still images with the computer graphics. इसका यूज हम जो करते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा करते हैं, स्पेशली कंसर्ट वगैरह में, गैलरी में, म्यूजियम में। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कि ऐसा हम देखते हैं ना, कई बार कोई म्यूजिक शो हो रहा होता है तो बैकग्राउंड में कुछ चीजें चल रही होती है, ठीक वैसे ही जो ऊपर हमने देखा ना भी एल्गोरिदम और फ्रैक्टल्स वाले एग्जांपल में, वैसे कुछ चीजें चल रही होती है, ठीक है। तो ये जो चीजें हो रही है, जो प्रोजेक्शन हो रहा है ना, जो हम मैप कर रहे हैं ना, तो इसके लिए हमने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया, हेल्प लिया, है ना। तो प्रोजेक्शन मैपिंग इस तरीके से जो भी चीजें आपको दिख रही हो, ठीक है, जो जो कुछ भी हमने कंप्यूटर पे डिजाइन किया है, जिसको आप किसी भी सरफेस पे रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग उसको प्रोजेक्शन मैपिंग एक मीडियम, एक टाइप के तौर पे डिजिटल आर्ट का लेते हैं। यहां तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया? यस सर। कुछ डिफिकल्टी रही हो, कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? ठीक है। अब मैं एक दूसरा स्लाइड प्रेजेंट करूंगा जिसमें कुछ आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे, और फिर कल हम लोग डिजिटल आर्ट की बिगनिंग कैसे हुई, ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या है, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे। और ठीक है, मैं थोड़ा देर विजिट करूंगा दूसरा स्लाइड। अच्छी तरह दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। ठीक है। तो डिजिटल आर्टिस्ट कुछ है पॉपुलर, जिनका एक तो काम हम लोग देखेंगे, बस 5-7 मिनट होंगे, ठीक है। तो एक है मार्किन जाकुबॉस्की, ठीक है। तो ये एक फ्रीलांस पोलैंड के आर्टिस्ट हैं, जो कि इलस्ट्रेटर भी हैं और कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट भी हैं। तो इन्होंने अपने कई सारे कामों के लिए, टीवी कमर्शियल के लिए काम किया, कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स एनिमेशंस के लिए काम किया है, ठीक है। जो साई-फाई तरीके की जो डार्क थीम्स होते हैं, उसके लिए इन्होंने काफी काम किया है, जिसमें उन्होंने गिगनेटिक मशीन्स और रोबोटिक बैटल सीन्स, ऐसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जैसी चीजें होती हैं, उसका यूज किया। जैसे कि 2007 में उन्होंने इस इमेज को प्रोड्यूस किया, ठीक है, ऐसा कुछ इमेज जो कि कुछ साई-फाई टाइप की हो, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा
ये जो उनका काम था, ये स्टीमपंक मिथ एंड लेजेंड नाम से था, जिसको इन्होंने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर क्या हो सकता है, एक हायर लेवल पे लेके जाना इन डेप्थ में। ठीक है, वैसा ही कुछ काम ये है। ठीक है, So we are working on can you come after 5-10 minutes? 5 minutes. Give me 5 minutes only. ठीक है, Martian has also worked on the cartoon characters, right? So you can see some example of his work here. ठीक है, he has also done some toys, work on toys to produce the pleed images for commercials, for example advertisement वगैरह के लिए। ठीक है, he has also digitally portrayed some the landscape। ठीक है, so you can see how effectively he has used the color scheme here। ठीक है, he has also produced some different pleat images for different purposes। This is a completely with the commercial purpose। We have one another artist, Salvador Ramirez Madrid। He is Mexican artist, है ना, digital artist, and he has done so many impressive work। ठीक है, he has done, he has executed some beautiful digital drawings of the people from the different days। ठीक है, तो अभी मैं उसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस, स्पेशली उनका चिल्ड्रंस के इमेजेस को पोर्ट्रे करने में ज़्यादा फोकस था। ये उन्होंने 3D सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया बाय द वे। ठीक है, इलस्ट्रेटर पे ये काम हुआ है। दिस वन, देयर आर सम पॉपुलर इलस्ट्रेटर्स फ्रॉम, इलस्ट्रेटर मतलब जो मैनुअली इलस्ट्रेशन किए, उन लोगों ने भी मैनुअली इस तरीके के काम किए हैं, जो या ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि पहले उन्होंने ही काम किया था, उनको रेप्लिकेट इन्होंने, उनके स्टाइल को, जो इफेक्ट था उसका रेप्लिकेट जो है इन्होंने सॉफ्टवेयर की मदद से किया। You can see here the another example of his work. He has produced this one in 2011. This one also. His one work has featured in for the cover of 3D Artist magazine. This one. Okay. और इन्होंने ये ड्राइंग किया हुआ है फोटोशॉप पे, हाँ इलस्ट्रेटर पे, सॉरी। दूसरे हमारे पास आर्टिस्ट है जेसन सेलर। जेसन सेलर एक स्टाइलर है बेसिकली, इनको ऐसे, सॉरी जेसन सेलर जो है साइलर के कारण प्रोनाउंस करते हैं, ये इलस्ट्रेटर है जो कि शिकागो से है। ठीक है, शिकागो अमेरिका से। इनके मोस्टली वर्क जो है एक्सप्रेसिव कैरिकेचर्स पे थे। ठीक है, काम देखते हैं इनका, इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, वो सब लिखा हुआ है। So he has done so many manipulation with the images. You can see here Leonardo DiCaprio, Donald Trump. He has done all work this digitally. डेविड रिवॉय, ये भी इलस्ट्रेटर, कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, आर्ट डायरेक्टर हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, कई सारा काम किया है और काफ़ी पॉपुलर हैं, फ्रीलांसर हैं, फ्रांस में से बिलोंग करते हैं। इनका एक वर्क है एलिस इन वंडरलैंड। यू कैन सी द डिजिटल वर्क ऑफ हिम। Riva has also done a number of stunning illustration for the book covers, as he has done for the Atlantis, Friede Line, Lustin Fenord, the another one,
द नेक्स्ट वन इज द मिशेल ऑसवर्ल्ड। मिशेल ऑसवर्ल्ड अपने आप को जो है बेसिकली कहते हैं कि अपने काम को कि ये फोटो मैनिपुलेशन विद ऑन स्टेरॉइड है, ठीक है। सो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो फोटो के साथ कुछ इस तरीके से मैनिपुलेशन करते थे। He used to take the different photographs, multiple photographs with the different gestures, and he arranged all those gestures with one concept, ठीक है। उस मर्जिंग के बाद ये प्रोड्यूस होता है। गोल्ड रश टाइटल है इसका, ठीक है। रोबोटिक वन, अटैन, Alien, Amalgamate 2, The Robot. So these all were his work. So कुछ और आर्टिस्ट हैं, we'll discuss tomorrow on those. For today, this is all from my side. Do you have any question to ask? Anyone? सर मेरा एक क्वेश्चन ये है सर, परफॉर्मिंग आर्ट को भी ललित कला मतलब फाइन आर्ट की ही श्रेणी में रखेंगे? जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट को जैसे श्रव्य दृश्य कला है, मतलब ऑडियो विजुअल आर्ट है, तो उसको भी फाइन आर्ट की ही कैटेगरी में रखा जाएगा सर? परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट में तो सारे आ जाएंगे। आप ये पूछिए कि विजुअल आर्ट की कैटेगरी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। फाइन आर्ट में तो दोनों आ गए। सर विजुअल आर्ट वही हाँ, तो जैसे विजुअल तो पेंटिंग, स्कल्पचर और बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन परफॉर्मेंस आर्ट को भी विजुअल आर्ट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि भले से वहां पे जो है सुनने के लिए चीजें अवेलेबल है, लेकिन वहां पे विजुअल्स तो हैं। परफॉर्मेंस आर्ट जब आप देख रहे होते हैं, वो आप उसको रिकॉर्ड करके आप पोस्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग्स रखते हैं, आप किसी एक स्क्रीन पे उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो उधर विजुअल्स तो अवेलेबल है ना, ठीक है। अगर वहां विजुअल नहीं होता ना, अगर केवल आप सुन रहे होते, जैसे रेडियो पे जिंगल सुन रहे होते, तब इन दैट केस इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ विजुअल आर्ट, ठीक है ना। यस सर। हाँ, एनीवन एल्स इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग? Okay, then bye bye, see you tomorrow. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.